गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर क्लास 12th बायोलॉजी के चैप्टर के पार्ट 3 में एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर टॉपिक इज़ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो आज हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हमको यहाँ पर ये पढ़ना है कि किस तरीके से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है माइक्रोब्स का यूज़ करके। We know that a large quantities of wastewater are generated every day in cities and town. एक्चुअली बहुत सारी जो सिटीज़ है और टाउन्स हैं वहाँ पर बहुत सारा सीवेज वाटर आता है डेली, बहुत सारा सीवेज वाटर होता है। A major component of the sewage water is human excreta. एक्चुअली सीवेज वाटर में ह्यूमन की एक्सक्रीटरी बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। दिस म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज़ कॉल्ड सीवेज। तो यही जो म्यूनिसिपल वाटर होता है इन द सेंस जो सीवेज का जितना भी वेस्ट मटेरियल वाला वाटर होता है उसे ही सीवेज कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से सीवेज की डेफिनेशन मार्क कर सकते हो। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये जो सीवेज वाटर होता है इसके अंदर बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है एंड बहुत सारे इसके अंदर माइक्रोब्स भी होते हैं। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो अधिकतर पैथोजेनिक, दैट इज़ बीमारियां फैलाने वाले होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर इज़ डिस्पोज्ड ऑफ डेली। क्या आपको पता है कि डेली ये जो सीवेज वाटर है ये कहाँ जाता होगा? मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सारा सीवेज वाटर डेली जो है रिवर्स में ही डिस्पोज किया जाता है। सो दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडीज़। एक्चुअली इन वाटर्स को हम डायरेक्टली रिवर्स में भी नहीं डाल सकते। ठीक है, जैसे कि रिवर्स हो गया, यानी कि वाटर के जो भी सोर्सेज हो गए वहाँ पर अगर डायरेक्टली इन वाटर को डिस्पोज कर देंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ, क्योंकि जैसा अभी हमने पढ़ा कि इनमें बहुत सारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें? अब इतना सारा सीवेज वाटर सिटीज़ का कहाँ जाएगा? क्योंकि आपको पता है सिटीज़ में बहुत सारे हाउसेस होते हैं एंड बहुत सारे प्लेसेस होती हैं जहाँ से सीवेज वाटर सिर्फ एक्सक्रीट होकर जा रहा होता है एंड वहाँ पर कोई ऐसी नेचुरल प्लेस भी नहीं जहाँ पर इन वाटर को ऐसे ही भेज दिया जाए। ठीक है, तो वो तो फिर क्या किया जाए इस वाटर का जो इतना ज़्यादा हार्मफुल है? बिफोर डिस्पोजल हैंस सीवेज इज ट्रीटेड। एक्चुअली इन्हें डायरेक्ट रिवर में डालने से पहले या भेजने से पहले इनका ट्रीटमेंट किया जाता है और इनका जो ट्रीटमेंट है वो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंडर किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को STPs भी कह सकते हैं। तो आपका ये सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर आप मार्क कर सकते हो, विच कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग। बस इसमें से क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर यही जो सीवेज का वाटर है इसका इस टाइप से ट्रीटमेंट किया जाता है कि ये पहले से कम पॉल्यूटिंग हो जाए, पहले से कम हार्मफुल हो जाए। ठीक है, और इस वेस्ट वाटर का पूरा अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट पेज, हेटरोट्रोफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज वाटर। एक्चुअली जो सीवेज वाटर होता है उसमें बहुत सारे हेटरोट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट, अब देखो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है वो दो टाइप से किया जाता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और एक होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड एक टर्शियरी ट्रीटमेंट भी होता है जो एट द एंड प्रोसेस होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसके प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, दिस ट्रीटमेंट स्टेप बेसिकली इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। एक्चुअली प्राइमरी ट्रीटमेंट बहुत ईजी, इसमें क्या किया जाता है, सिर्फ बड़े बड़े जो पार्टिकल्स हैं उस या छोटे छोटे कुछ पार्टिकल्स हैं जिसे हम फिल्टरेशन से हटा सकते हैं उन्हें हटा दिया जाता है। तो अब किस तरीके से फिल्टरेशन का क्या मतलब है? फिल्टरेशन क्लियरली मीन्स एक तरीके से छानने की प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो भी सीवेज वाटर है उसको फिजिकली उसमें से बहुत सारे लार्ज पार्टिकल्स और स्मॉल पार्टिकल्स फिल्टरेशन के थ्रू अलग कर दिए जाते हैं। फिल्टरेशन दैट मीन्स छान की अगर उसमें से बहुत सारे बड़े बड़े एंड छोटे छोटे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो कम पॉल्यूटिंग हो जाएगा। ठीक है, साथ में उसमें सेडिमेंटेशन भी किया जाता है।
अब सेडिमेंटेशन क्या होता है? आई थॉट आपको फिल्ट्रेशन समझ आ गया होगा, अब सेडिमेंटेशन समझिए। इसमें क्या होता है, जो सीवेज वाटर है उसको अच्छे से रखे रहने देते हैं, और उसको रखे रहने देने से क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना वो नीचे बैठ जाता है। जैसे आपने देखा भी होगा कि मिट्टी के पार्टिकल्स या पत्थर के पार्टिकल्स बहुत जल्दी नीचे सेटल हो जाते हैं कंटेनर में। तो वहाँ पर भी यही होता है कि सारे बड़े बड़े मिट्टी के पार्टिकल्स या फिर सैंड वगैरह वो सारी नीचे सेटल हो जाती है, जिस वजह से अब ये भी एक तरीके से पहले से कम पॉल्यूटिंग हो गया, उसमें से भारी भारी पत्थर और ऑल दिस चीज़ें अलग की जाती हैं। ठीक है, These are removed in stages. Initially floating debris is removed. तो इसमें floating debris भी अलग हो जाता है। floating debris का मतलब जो तैरने वाला गार्बेज होता है वो भी इस प्रोसेस में अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लाइट है तो वो भी अलग हो जाता है। और फ्लोटिंग डेब्रीज को अलग करने के लिए सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन किया जाता है। सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन वही मतलब वो लाइट पार्टिकल्स ऊपर ऊपर आ जाएंगे एंड उन्हें भी अलग कर लेना। देन द ग्रिट। अब ग्रिट को समझो, ग्रिट दैट मीन्स जो मिट्टी है या पत्थर है उन्हें भी सेडिमेंटेशन से अलग किया। जैसा मैंने अभी आपको बताया, सेडिमेंटेशन में जो भारी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। एक्चुअली जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सारे नीचे बैठ जाएंगे उस प्राइमरी स्लज में से। ठीक है, स्लज मतलब उस वही सीवेज वाटर। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म्स द एफ्लुएंट। अब जो बची हुई चीज़ होगी यहाँ पर वो एफ्लुएंट कहलाएगी। मतलब पहले तो फिल्टर कर लिया, सेडिमेंटेशन कर लिया, और जो बची हुई चीज़ है वो एफ्लुएंट कहलाएगी। द एफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन ऑफ। अब उस एफ्लुएंट को अलग कर लिया जाएगा क्योंकि उसमें से बहुत सारी प्रोसेस की जा चुकी है। तो उस एफ्लुएंट दैट इज अब बचे हुए सीवेज वाटर को जो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेन जो स्टेप्स है वो आपको नोट करना है। एक तो फिल्ट्रेशन है, सेडिमेंटेशन है एंड सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन है। यही 3 स्टेप्स इसमें आते हैं। ठीक है, मतलब छानना एंड फ्लोट करते हुए चीज़ों को अलग करना एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो अब प्रोसेस जो है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। एक्चुअली जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइप के ट्रीटमेंट के लिए बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, दैट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। द प्राइमरी एफ्लुएंट मतलब जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद हमको लिक्विड मिला है या फिर सीवेज वाटर मिला है उसको बड़े बड़े लार्ज एरेशन टैंक्स के अंदर भेजा जाएगा। एरेशन टैंक्स मतलब ऐसे टैंक्स जिसके अंदर बहुत सारी एयर का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, वेयर इट इज़ कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड। उसे वहाँ पर कॉन्स्टेंटली अच्छे से मिक्स किया जाएगा मशीन्स के थ्रू। मिक्स करने का सेंस क्या है कि मिक्स करने से हर जगह उस लिक्विड के अंदर हवा या एयर जा सकेगी। एयर इज़ पम्प्ड और उसके अंदर एयर को अच्छे से जो है वो पंप किया जा रहेगा। दिस अलाउज वाइगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, जिस वजह से उसके अंदर बहुत सारे एरोबिक माइक्रोब्स आ जाएंगे। एरोबिक माइक्रोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो एयर की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन करते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजिशन ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिकली जब एयर को पास करेंगे तो एयर में वर्क करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। इनटू द फ्लॉक्स मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट्स। एक्चुअली फ्लॉक्स भी एक टाइप का ऐसा ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर ये देखो जितना पूरा ब्रैकेट में लिखा है ये सब आते हैं। फ्लॉक्स के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं जिसके अंदर फंगल्स होते हैं और बहुत सारे और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन करेंगे। वाइल ग्रोइंग दिस माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ क्या कर रहे हैं, है ना, हम इस पूरे सीवेज वाटर को एयर दे रहे हैं, अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं, एक्चुअली वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन कर रहे हैं। डिकम्पोजिशन कर रहे हैं मतलब सीवेज वाटर के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ऑर्गेनिक मैटर होता है, और डिकम्पोजिशन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन सीवेज वाटर का करते हैं तो बहुत ही सिंपल सब्सटेंस बन जाता है और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बन जाता है, जिस वजह से वो कम हार्मफुल होता है। सीवेज में पहले से अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है तो वो क्या है, हार्मफुल है। अब डिकम्पोजिशन के द्वारा वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है जो कि कम हार्मफुल होता है। तो एक्चुअली यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करने के लिए बहुत ही यूज़फुल माने जाते हैं।
वाइल ग्रोइंग दीज माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इन द एफ्लुएंट, और वो बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर लेते हैं, मतलब यूज़ कर लेते हैं। द सिग्निफिकेंट रिड्यूसेस द BOD, अब BOD जो है वहाँ पर कम हो जाती है। BOD भी आप एक शॉर्ट फॉर्म नोट कर सकते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब BOD है क्या, कि वहाँ पर BOD कम हो गई। एक्चुअली ऑक्सीजन की जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑक्सीजन की जो डिमांड है वही बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। तो जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने इतने सारे ऑक्सीजन का यूज़ कर लिया तो उनकी डिमांड अब कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो ऑक्सीजन का यूज़ कर चुके हैं, अब उन्हें और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर BOD कम हो जाएगी। BOD की डेफिनेशन आपको यहाँ मिल सकती है। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria। ठीक है, यहाँ पे आप इसके डेफिनेशन में मार्क कर सकते हो। द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD रिड्यूस्ड, तो तब तक सीवेज वाटर सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रहेगा जब तक उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम नहीं हो जाती। ठीक है, दैट इज़ वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से तब तक डिकम्पोजिशन करेंगे जब तक उनकी BOD कम नहीं हो जाती। ओके, द BOD टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ सैंपल ऑफ वाटर। जो BOD का टेस्ट होता है उससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने कितनी ऑक्सीजन को लिया है। ठीक है, और BOD इज़ अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। BOD से हमको ऑर्गेनिक मैटर के बारे में पता चल जाता है कि उस लिक्विड में कितना ऑर्गेनिक मैटर है। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर, जितनी ज़्यादा BOD होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। आप ये भी नोट कर सकते हो। ठीक है, कि अगर BOD कम है, अगर BOD किसी वाटर में कम है मतलब पॉल्यूशन कम है, और अगर BOD ज़्यादा है तो पॉल्यूशन भी ज़्यादा होगा। वंस द BOD ऑफ सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस्ड, अब मान लो कि सारा वर्क हो गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, BOD भी फाइनली कम हो गई, तो उस समय ये जो एफ्लुएंट होता है यानी कि जो सीवेज वाटर बचा हुआ होता है वो अब सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाता है। सेटलिंग टैंक में मतलब सारा वाटर सेटल हो जाता है। ठीक है, अब सेटल होने से क्या होगा, जो फिर से हैवी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर से उसको और क्लियर कर लेंगे। दिस सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, है ना। अब जो सेडिमेंट नीचे बैठ जाता है उसको एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द इरिगेशन टैंक, तो कुछ इन एक्टिवेटेड स्लज का यूज़ आगे किया जाता है। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक्स, अब क्या किया जाता है कि जो बचा हुआ वाटर है उसे अब एनारोबिक टैंक में भेजा जाता है। एनारोबिक टैंक में एक्चुअली ऑक्सीजन की अमाउंट है ही नहीं, मतलब एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, वहाँ पर एब्सेंस ऑफ एयर होने की वजह से कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोजिशन करते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है। तो मतलब दोनों यूज़ हो गया, हमने एरोबिक का भी यूज़ कर लिया एयर देकर और एनारोबिक का भी यूज़ कर लिया एयर ना देकर। ठीक है, तो अब इस समय भी पूरा डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अब पूरा अच्छे से सब पूरे सब्सटेंस का डाइजेशन होने के बाद कुछ गैसेस यहाँ रिलीज़ होगी जो आपको नोट करना है, और वो है मीथेन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस, और ये जो गैसेस है ये बायोगैस के भी बायोगैस प्लांट में भी रिलीज़ होती है यही गैस है, और एक्चुअली इनका यूज़ एनर्जी के सोर्स में किया जाता है। इन्फ्लामेबल दैट इज़, ये गैसेस ज्वलनशील काफ़ी गैसेस होती हैं। ठीक है, सो बस इतना ही इसमें आता है। अब एक टैरशरी ट्रीटमेंट भी होता है। ठीक है, जिसमें टैरशरी ट्रीटमेंट वैसे मुझे दिख नहीं रही, यहाँ लिखा हुआ है, लेट मी चेक। Okay, let's read. So the effluent form of the secondary treatment plant is generally released into natural water bodies। अब क्या किया जाता है कि जो टैरशरी ट्रीटमेंट में मैं आपको बता देती हूँ, टैरशरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि जो बचा हुआ वाटर है ना, उसमें से कुछ भी अगर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ है, कुछ भी प्रोसेस रह गई, तो डबल से पूरी प्रोसेस को रिपीट करना। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ये पूरी फिर से रिपीट करना। एक्चुअली टैरशरी ट्रीटमेंट एक टाइप की चेकिंग प्रोसेस होती है। ठीक है, और टैरशरी ट्रीटमेंट में क्लोरीन गैस भी जो है पास की जाती है उस वाटर से। अब जो वाटर हमारे पास आया वो कम पॉल्यूटिंग है पहले से, मतलब सीवेज वाटर डायरेक्टली कितना ज़्यादा पॉल्यूटिंग था, पर अब जो हमको इतना ट्रीटमेंट करने के बाद मिला है वो वाटर कम पॉल्यूटिंग है।
और अब उसे कहाँ भेज दिया जाएगा, नेचुरल वाटर्स, रिवर्स वगैरह में इन्हें भेज दिया जाएगा। ठीक है, एक और इसमें डायग्राम दे रखा है, ठीक है, जिसमें आप सीवेज वाटर के प्लांट को देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये एरेशन टैंक का है। एरेशन टैंक दैट मीन्स इसमें एयर को पास किया जा रहा है। यू कैन लुक कि यहाँ पर बहुत सारे इसको वाटर को अच्छे से मिक्स भी किया जा रहा है एंड एयर को पास भी किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर पूरा आप अच्छे से देख सकते हो, इसमें एयर पास भी की जा रही है। ठीक है, सो ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आता है एक्चुअली। ओके, प्राइमरी ट्रीटमेंट में तो फिल्ट्रेशन होता है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये डायग्राम आपको शो कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो आपको है दिख रहा है एन एरेशन व्यू ऑफ सीवेज प्लांट, मतलब सीवेज प्लांट ऊपर से कैसा दिखता है आप इस डायग्राम में देख सकते हो। बहुत दूर से अगर देखा जाए तो इतने सारे इसमें प्लांट्स की इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह होती हैं। नेक्स्ट, लेट्स रीड। You can appreciate how microbes play major role in treating millions of gallons of waste water. तो कितने सारे वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आप यहाँ पर समझ सकते हो। क्योंकि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो इतने सारे सीवेज वाटर का ट्रीटमेंट थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है, वो फिर इतना ज़्यादा हार्मफुल और पॉल्यूटिंग रहेगा। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन मतलब जिस तरीके से लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है ना, जितनी तरीके से बहुत ज़्यादा ज़मीन का यूज़ होता जा रहा है, सीवेज इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड इन मच लार्ज क्वांटिटीज़, तो सीवेज बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में बनने लग गया है। However, the number of sewage treatment plants has not increased. मतलब सीवेज तो इतना ज़्यादा बने जा रहा है लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत ही कम। सो द अनट्रीटेड सीवेज, अब ये सोचोगे कि भाई इतना ज़्यादा सीवेज बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन सीवेज वाटर, बट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। सो क्या किया जाए। सो द अनट्रीटेड सीवेज इज़ ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर्स, तो जो अनट्रीटेड रिवर है, अनट्रीटेड सीवेज को डायरेक्ट रिवर में ही भेजा जा रहा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे प्लान्स निकाले हैं। ये भी आप क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हो, जिसको GAP यानी कि गंगा एक्शन प्लान भी कहते हैं एंड YAP यानी कि यमुना एक्शन प्लान भी कहते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट ने ये दोनों प्लान्स लॉन्च की ताकि पॉल्यूशन ना हो सके एंड जो भी वाटर है वो जितना भी सीवेज वाटर है उसको अच्छे से ट्रीट करा जाए, फिर ही नदियों में भेजा जाए ताकि इन दोनों नदियों के अंदर पॉल्यूशन ना हो। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, और इनका उद्देश्य ये है कि बहुत सारे हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाएं, क्योंकि अगर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बन गए तो नदियों में ऐसा गंदा पानी जाएगा नहीं और वहाँ का पोल्यूशन होगा ही नहीं। अ विजिट टू अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, तो दिस टॉपिक हैज़ बिन कवर्ड हियर। आपको आई होप ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ़ एनी क्वेश्चन यू कैन डू कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।